कांग्रेस के वायनाड से सांसद राहुल गांधी को लगता है कि हमारे देश का लोकतंत्र खतरे में है और उनको इन बातों का एहसास देश से बाहर जाकर होता है। वैसे आपको तो पता है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और भारत में पंचायत यानी कि शासन की सबसे छोटी इकाई से लेकर संसद और राष्ट्रपति शासन यानी कि शासन की सबसे बड़ी इकाई तक के लिए चुनाव करवाए जाते हैं, राष्ट्रपति तक के लिए चुनाव करवाए जाते हैं। और हर चुनाव में जनता अपने वोटिंग के अधिकार का बढ़ चढ़कर इस्तेमाल भी करती है, फिर चाहे वो निकाय चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा के चुनाव। और शायद यही वजह है कि भारत में हर वर्ष कहीं ना कहीं कोई ना कोई चुनाव चल रहा होता है, लेकिन फिर भी चुनाव को लेकर ना तो भारत में लोगों का उत्साह घटा है और ना ही भरोसा। और कुछ दिन पहले ही पूर्वोत्तर के राज्यों में हुए चुनाव और उन चुनावों के नतीजे भी ये बताते हैं कि भारत में लोकतंत्र दिन प्रतिदिन और मैच्योर होता जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी भारत के लोकतंत्र के प्रति एक अलग नजरिया रखते हैं, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से उन्हें भारत का लोकतंत्र खतरे में नजर आ रहा है, खासकर तब जब वो विदेशों में होते हैं। भारत के पूर्व अध्यक्ष, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष माफ कीजिए, और फिलहाल केरल के वायनाड से लोकसभा सांसद राहुल गांधी इन दिनों ब्रिटेन के दौरे पर है और वो पिछले कई दिनों से लगातार भारत की सरकार, भारत के प्रधानमंत्री, भारत की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी और भारत के लोकतंत्र पर निशाना साध रहे हैं। सोमवार शाम राहुल गांधी ब्रिटेन की संसद पहुंचे और वहां ब्रिटिश सांसदों के साथ चर्चा में उन्होंने एक बार फिर वही बातें दोहराई जो वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और फिर प्रवासी भारतीयों के सम्मेलन में बोल चुके थे। हर बार की तरह उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी अभिव्यक्ति की आजादी का दुखड़ा रोया और लोकतंत्र के खतरे में होने की बात कही। लेकिन नई बात यह थी कि इस बार उन्होंने आरएसएस की मिस्र के चरमपंथी संगठन मुस्लिम ब्रदरहुड से तुलना भी कर डाली। और इसलिए आज डीएनए में हम राहुल गांधी के इस दुख, दर्द और उनके आरोपों का विश्लेषण करने वाले हैं, जो कि खासतौर पर विदेशों में और ज्यादा जाग उठता है। लेकिन उससे पहले हम यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि राहुल गांधी का यह कार्यक्रम ब्रिटिश संसद का आधिकारिक कार्यक्रम नहीं था। यह एक निजी कार्यक्रम था जिसे ब्रिटेन में विपक्षी लेबर पार्टी के सांसद वीरेंद्र शर्मा ने आयोजित किया था और इसके लिए ब्रिटिश संसद के परिसर में मौजूद चैथम हॉल को बुक किया गया था। और वहां राहुल गांधी ने जो कुछ भी कहा, आज हम उसका भी डीएनए टेस्ट करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको आज यह सुनना चाहिए कि राहुल गांधी ने आरएसएस पर क्या कुछ वहां पर बैठकर कहा है। एक बार सुनिए पहले उसे। The nature of the democratic contest in India has completely changed, and the reason it's changed is because one organization called the RSS, fundamentalist fascist organization, has basically captured pretty much all of India's institutions. And maybe for those who don't know, can you explain what the RSS is? RSS is you can call it a secret society. It's built along the lines of the Muslim Brotherhood, and the idea is to use the democratic contest to come to power and then subvert the democratic contest afterwards. And it shocked me at how successful they've been at capturing the different institutions of our country. The press, the judiciary, parliament, election commission, all the institutions are under pressure, under threat, and controlled in one way or the other. So the conversation, the voice that was free-flowing, the debates, those have all stopped. आपने राहुल गांधी के बयान को अगर ध्यान से सुना हो तो उसमें उन्होंने एक शब्द का जिक्र किया, मुस्लिम ब्रदरहुड। राहुल गांधी ने आरएसएस की मुस्लिम ब्रदरहुड से तुलना किस आधार पर की, यह तो वही बता सकते हैं। लेकिन हम आपको मुस्लिम ब्रदरहुड के बारे में संक्षिप्त में जरूर थोड़ा बताना चाहते हैं ताकि आप खुद तुलना कर सके, समझ भी सकें। और इसके लिए जरा इसे सुनिए और समझिए, क्योंकि मुस्लिम ब्रदरहुड मिस्र का सबसे बड़ा इस्लामी संगठन है और इस्लामी व्यवस्था यानी शरिया के आधार पर शासन इसका सबसे बड़ा मकसद है। अरब देशों में सक्रिय इस संगठन का पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का भी आरोप लगता है। यही नहीं,
इस संगठन के तार आतंकवादी संगठन अल कायदा से भी जुड़ते रहे और 9/11 के आतंकी हमलों की साजिश रचने वाला आतंकी ओसामा बिन लादेन भी पहले मुस्लिम ब्रदरहुड का ही सदस्य था। ये मुस्लिम ब्रदरहुड, फिर से मैं आपको कह रहा हूं, ये वही शब्द है जो राहुल गांधी बार बार कह रहे थे विदेश में मौजूद हैं और उस मंच से। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि ये मुस्लिम ब्रदरहुड है क्या। इसके अलावा इस संगठन पर हथियार बंद लड़ाके तैयार करने और राजनीतिक हत्या समेत बड़े पैमाने पर हिंसा करने के भी आरोप हैं। फिलहाल यह संगठन मिस्र में बैन है और अमेरिका भी इसे आतंकवादी संगठन घोषित करने की मांग कर चुका है। यह तो आपने जान लिया मुस्लिम ब्रदरहुड के बारे में। अब इसकी तुलना आरएसएस से की गई, तो अब हम आपको आरएसएस के बारे में भी कुछ जरूरी तथ्य आज बताना चाहते हैं, जिसे आज राहुल गांधी और उनकी पार्टी को भी ध्यान से देखना भी चाहिए और ध्यान से सुनना भी चाहिए। वर्ष 1962 में जब चीन ने भारत पर धोखे से हमला कर दिया था और भारतीय फौज पीछे हट रही थी, उस वक्त आरएसएस ने सरहदी इलाकों तक रसद पहुंचाने में काफी मदद की थी। किसने? आरएसएस ने। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इससे इतना प्रभावित हुए थे कि उन्होंने अगले वर्ष यानी कि 1963 की गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने के लिए संघ के स्वयंसेवकों को निमंत्रण भेजा था, न्योता भेजा था। और आजाद भारत के इतिहास में यह पहला मौका जब किसी सामाजिक संगठन ने गणतंत्र दिवस की परेड में हिस्सा लिया हो। किसने? आरएसएस ने, जिसकी तुलना मुस्लिम ब्रदरहुड से की जा रही है। इसी वर्ष 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भी तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की अपील पर आरएसएस ने दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था संभालने का जिम्मा उठाया था। किसने उठाया जिम्मा? आरएसएस ने, जिसकी तुलना मुस्लिम ब्रदरहुड से हो रही है। वर्ष 1977 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी विवेकानंद रॉक मेमोरियल का उद्घाटन करने के लिए आरएसएस को आमंत्रित किया था। ये इतिहास के वो पन्ने हैं जिसको आज जानना चाहिए, जिस आरएसएस की तुलना मुस्लिम ब्रदरहुड से की जा रही है। और यहां पर राहुल गांधी ने इसी आरएसएस की तुलना मुस्लिम ब्रदरहुड से कर डाली। अब भला ऐसे मौके पर बीजेपी कहां चुप रहती? इस मौके पर बीजेपी की तरफ से क्या कहा गया, अब हम आपको वो सुनवाते हैं। राहुल गांधी जी, संघ के बारे में आपको एक नेक सलाह है। आपके परनाना जी नेहरू जी आलोचना करते थे, आपकी दादी जी इंदिरा जी करती थी, आपके पिताजी राजीव गांधी करते थे, अब आप करते हैं। आपकी पार्टी 400 से कहां पहुंच गई और संघ की विचारा से प्रभावित हम लोग कहां से कहां पहुंच गए। आप फिर हारिएगा 24 में। यह विलाप करना बंद करिए। फासिस्ट और ब्रदरहुड कह रहे हैं कट्टरपंथी मुसलमानों के तरह। ये शर्मसार करने वाली बात है देश को, समाज को। राहुल गांधी को पता है जब उनकी दादी 71 में देश में चुनाव ये पाकिस्तान से लड़ाई हो रही थी, तो आरएसएस के लोग सोशल एक्टिविटीज में लगे थे, सिविल पुलिस के रूप में काम कर रहे थे। ये आपको नहीं पता हो सकता राहुल। क्यों राहुल जी, आपको कई जन्म लगेंगे आरएसएस को समझने में। उनको ये हजम नहीं हो रहा है कि लोगों ने मोदी जी को इलेक्ट किया है, हमको अपोजिशन में बिठाया है। ये इनका वीकनेस है, क्योंकि बहुत शायद कांग्रेस पार्टी स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार उन्होंने इतना लंबी देर तक वो पावर से बाहर है, इसलिए वो मेंटल बैलेंस खो रहा है। अब आरएसएस पर किए गए कमेंट के बाद बीजेपी हमलावर थी, लेकिन ये तो भी एक आरोप की बात हुई जो राहुल गांधी लगा रहे हैं। अब राहुल गांधी के दूसरे आरोप की बात करते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि भारत की संसद में विपक्ष को बोलने का मौका नहीं मिलता है और उनकी आवाज दबाई जाती है, उनके माइक बंद कर दिए जाते हैं। तो सुनिए एक बार राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, और ये भी विदेश में जाकर। Conversation, the voice that was free flowing, the debates, those have all stopped. Some of the biggest decisions taken, demonetization, which is demonetization of the Indian currency, we were not allowed to debate in Parliament. Right? The farmers' bills, where large numbers of farmers were out in the street, we were not allowed a conversation in Parliament. The GST, we were not allowed. When Chinese troops entered our territory, we were not allowed to have a conversation in Parliament. राहुल गांधी की शिकायत को आपने सुन लिया, उन्होंने जो आरोप लगाए वो भी आपने सुन लिया, लेकिन विश्लेषण के इस हिस्से पर आपको जरूर ध्यान देना चाहिए,
क्योंकि हम आपको बताएंगे कि एक सांसद जब जाता है तो वो उसकी जिम्मेदारी क्या होती है और राहुल गांधी इस पर कितने खरे उतरते हैं। हालांकि उस पर हम आए उससे पहले आपको ये जान लीजिए कि माइक बंद करने वाले बयान पर राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने नाराजगी जताई और इसे पूरी तरह से गलत बताया। भारतीय संसद लोकतंत्र का जीवंत स्वरूप है। 1952 से जिन परंपराओं, जिन नियमों, जिन ट्रेडिशंस, जिन व्यवस्थाओं के तहत संसद चलती रही है, आज भी उन्हीं के तहत चल रही है। तो इस तरह की बात कम से कम मेरी जानकारी में नहीं है। इसलिए जैसा मैंने कहा, नितांत असत्य, बेबुनियाद, आधारहीन, असत्य, गलत, इससे अप्रमाणित, अपुष्ट कोई और बात नहीं हो सकती। इससे पहले राहुल गांधी ब्रिटेन में अमेरिका और यूरोप से भी भारत के लोकतंत्र को बचाने की गुहार तक लगा चुके हैं। अगर आपने ये नहीं सुना है तो एक बार आपको ये भी सुनना चाहिए। ब्रिटेन और अमेरिका से लोकतंत्र को, हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने की गुहार राहुल गांधी लगा चुके हैं। So the surprising thing is that the so-called defenders of democracy, which are the United States, European countries, seem to just be oblivious that a huge chunk of the democratic model has come undone, right? Which is a real problem. With regards to, and frankly, the opposition is fighting that battle, right? And it's not just an Indian battle. It's actually a much more important battle because it's a battle for a huge part of the democratic people on this planet. ब्रिटिश संसद में राहुल गांधी ने यह भी कहा कि भारत में सांसद होना काफी कठिन काम है क्योंकि संसद में विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है। अब विश्लेषण के इस हिस्से पर आप जरूर गौर कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस जवाब में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में वरिष्ठ सलाहकार कंचन गुप्ता ने कई जानकारियां ट्वीट करके दी हैं। अब हम आपको वो दिखा रहे हैं जो आपको जरूर देखना चाहिए। इन ट्वीट्स में उन्होंने राहुल गांधी की सदन में हाजिरी पर भी सवाल उठाए, यानी राहुल गांधी की मौजूदगी जो सदन में होती है उस पर सवाल उठाया गया है। और इसके अनुसार, ये जो ट्वीट है उसके अनुसार, राहुल गांधी की लोकसभा में कुल उपस्थिति करीब 52% ही रही है, यानी 52% ही राहुल गांधी सदन में मौजूद रहे, जबकि राष्ट्रीय औसत 79% है। 52% राहुल गांधी, 79% राष्ट्रीय औसत है ऑन एन एवरेज सांसदों के। यही नहीं, जिस केरल राज्य से वो सांसद चुने गए हैं वहां के सांसदों की हाजिरी का औसत भी 84% रहा है सदन में और राहुल गांधी 52%। और इसी जानकारी के अनुसार राहुल गांधी ने एक निश्चित समय के दौरान कुल 6 बहसों में हिस्सा लिया है, यानी राहुल गांधी की मौजूदगी 6 बहसों में हुई है, जबकि राष्ट्रीय औसत 41 का रहा है, यानी वो वहां भी पीछे रहे हैं। यही नहीं, इस दौरान राहुल गांधी ने सदन में कुल 92 प्रश्न पूछे हैं, 92, जबकि इस मामले में राष्ट्रीय औसत 163 का रहा है। और इसलिए बीजेपी राहुल गांधी पर विदेशों में भारत को बदनाम करने और अपना सियासी एजेंडा चमकाने का आरोप लगा रही है। हालांकि राहुल गांधी इस विवाद के बावजूद अपने रुख पर कायम है और लगातार बीजेपी, प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस पर सवाल उठा रहे हैं और उन पर देश के लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप भी लगा रहे हैं। हालांकि उनके इस दौरे के बीच ही बीजेपी ने नॉर्थ ईस्ट के मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा में बड़ी कामयाबी हासिल की और अब वो इन तीनों ही राज्यों की सत्ता में एक बार फिर से काबिज हो चुकी है। यह स्थिति है कांग्रेस की और इसलिए बीजेपी के पास भी एक मौका मिल चुका है कि राहुल गांधी विदेश में होते हैं तो देश के लोकतंत्र पर सवाल उठाकर देश के खिलाफ काम करते हैं। अब बीजेपी को बैठे बैठे मौका मिल चुका है, लेकिन ये कुछ आधार थे जिन आधारों को हमने आपके सामने रखा। Z News.